चलो बेटा आज सीखते हैं। आज डेट है 2015 25 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल तक हमने सीखा था कि इसके कितने कंडीशन हो सकते हैं, कैसे वर्क करता है। आज अपन लोग सीखेंगे कि द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, है ना। तो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट मान लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 जीरो होंगे ना, 2 जीरो होंगे, 2 जीरोस, है ना। लेट से मान लेते एक अल्फ़ा होना चाहिए और एक बीटा होना चाहिए। तो पहला जो इसका होगा रूट्स वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना। अगर मान लेते कोई क्यूबिक है इक्वेशन, क्यूबिक जैसे ax² प्लस bx प्लस एक मिनट, मान लेते हैं कोई क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन अगर कोई है तो उसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ax³ क्या लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, लेट मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पर इसका जो रूट्स होंगे ना, तो 3 रूट्स होंगे। जो रूट्स होगा वो 3 रूट्स होगा, है ना। एक होगा भाई, मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा एंड गामा मान लेते हैं, ये गामा, ठीक है। 3 जीरो मान लेते हैं, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान दो कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अगर 2 रूट्स होंगे तो अगर उनका को रिलेशन बनाए, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट अपना क्या है a b, ये तो कोफिशिएंट है। यहाँ पर क्या है a b एंड c। तो अगर क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन है तो अगर उसको 2 रूट्स होंगे, कौन सा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसको कहते हैं भाई माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट, ये ब्रैकेट में माइनस ले लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x², समझ में आ गया। और दूसरा जीरो जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बाई ए। इसको क्या कहते हैं भाई, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ x²। ये बात समझ में आ गई। तो इसको कहते हैं भाई, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसको बोलते हैं सम ऑफ ज़ीरो। क्या बोलते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है ना। एक चीज़ समझते हैं भाई, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक इक्वेशन, एग्जांपल 3x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो कह रहा है फाइंड आउट द रूट्स, है ना, या फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ऐसे कह दिया जाए फाइंड द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। सब बात समझ में आ गई, ये आ जाए। तो उसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का तो 2 जीरो होंगे, एक अल्फ़ा प्लस बीटा होगा और एक अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 4/3, और ये होता है सी बाई ए। बात समझ में आ रही है। तो सी बाई ए का मतलब हो जाए 6/3, तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया 2। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसको फिर एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे मान लो भाई तो ये हो गया 4x² प्लस 8x और प्लस 4 आ जाए इज इक्वल टू 0। अब अपने को पता है इसका रूट्स निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और एक होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये क्या होता है सी बाई ए। तो ये क्या होता है भाई 8/-8/4, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, -2 आ गया। इधर क्या हो जाएगा 4/4,
ये से कैंसिल करो 1 आ गया था ना, समझ में आ गया। इसको कहते हैं अल्फ़ा और बीटा, इसके 2 रूट्स हो जाते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो ये अपने अगर मान लो भाई अपने पास क्यूबिक हो, क्या हो क्यूबिक, फॉर एग्जांपल 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस dx प्लस 9 मान लेते हैं, 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसके 3 जीरो होंगे, एक क्या कहते हैं भाई सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है भाई माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है भाई यहाँ पर, है ना, ये -2/3। और एक होता है भाई प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरो, एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल होता है भाई सी बाई ए। तो सी बाई ए का मतलब क्या हो गया भाई 9/3, तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया 3, समझ में आया। और एक होता है भाई तीनों का प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा बीटा गामा, क्या होता है -d/a। तो ये क्या होता है भाई डी की जगह क्या है -5 और /3। तो ये जीरो आ गया। जीरो फाइंड करने का तरीका आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड। अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड है ना। सॉल्विंग, यहाँ एक चीज़ लिख लेते हैं, एक मिनट, सॉल्विंग एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय 3 मेथड, 3 तरीके के मेथड होते हैं, ये बात समझ में आ गई। 3 मेथड होते हैं, क्या ये पहला होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा होता है भाई हिंदू मेथड को बोलते हैं भाई, इसको इन्वेंट किया था श्रीधराचार्य, ये इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, बात समझ में आ गई। तीसरा होता है बेटा कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ये बात समझ में आ गई। ये 3 मेथड होते हैं टोटल, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड होता है, ये समझ में आ गया है ना। तो एक एक करके समझते हैं। पहला होता है भाई फैक्टराइजेशन मेथड, क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड कहता है फैक्टर करना आता है, एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड है ना। पहले इसको समझते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, इसको समझते हैं भाई। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ले लिया हमने 4x² प्लस 10x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, इसका अपने को फैक्टर करना है। तो क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 और 4 का मल्टीप्लाई क्या होता है 24, समझ में आ गया। इस 24 का फैक्टर करते हैं तो 2 फैक्टर आएगा 6 और 4। तो 2 काम करते हैं, इन्हीं फैक्टर को यूज़ करके 2 काम करते हैं। पहला काम करते हैं या तो ऐड करते हैं, और ऐड करके चेक करते हैं ये जो मिड टर्म है इसके इक्वल में आना चाहिए, ठीक है ना। या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं या तो ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये दोनों को ऐड करें अगर मान लो, तो क्या 10 आता है, क्या बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब यही 2 कंपोनेंट हो गए ना। तो यहाँ पर पुट करते हैं भाई, ये देखो ऐसे हो गया 4x² प्लस 6 प्लस 4 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये बात समझ में आ गई। अब ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6x प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या है भाई 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन है तो 2x प्लस 3 बच गया। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन इन दोनों में से, तो ये बच गया भाई 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया भाई 2x, अब इन दोनों फिर से वंस अगेन कॉमन 2x प्लस 3 और सेकेंड ब्रैकेट 2x प्लस 2। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा -3/2 और एक होगा -1। तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सिंपल, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, रुक जाओ, सिंपल लॉजिक लगा करके।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। मान लेते हैं 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये ले लेते हैं, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो आया 20, है ना, यानी 10 और 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12। तो इसको ऐसे सिंपली लिख सकते हैं 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों कॉमन ले लेते हैं भाई, सॉरी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा भाई, इन दोनों में से कॉमन करो, कॉमन कर लो इन दोनों से। तो 2x कॉमन करेंगे तो 2x, तो 5x प्लस 1। अब इन दोनों से प्लस 2 कॉमन हो जाएगा 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 5x प्लस 1 वंस अगेन कॉमन और इंटू 2x प्लस 2, बात समझ में आ गई, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -2/5 और एक जो x इक्वल टू आ गई -1। समझ में आ गया। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है भाई, अब हमने दूसरा मेथड लिया था हिंदू मेथड। हिंदू मेथड क्या होता है भाई, श्रीधराचार्य। उसको समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं, उसको प्रूव करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहले भाई कंप्लीट स्क्वायर मेथड लेते हैं। क्या लेते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। पहले इसको समझते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड ये क्या होता है, इसको समझते हैं। अपने पास एक पता है कि कोई एक जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है ना। एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, मतलब a से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b/a x प्लस c/a इज इक्वल टू 0। क्यों हुआ, क्योंकि हमने भाई डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई a ऑन बोथ साइड, ये बात समझ में आ गई। अगर हम ये c/a उधर भेजेंगे तो ये क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस b/a x इज इक्वल टू -c/a, यही तो बनेगा, है ना। अब क्या करना है अपने को है, ये जो b/a है इसका हाफ करना है। तो b/a का हाफ अगर करें, b/a का हाफ करें तो ये बन जाएगा b/2a, है ना। अब इसी का अपने को स्क्वायर कर लेना है, स्क्वायर करके ऐड करना है बोथ साइड में, है ना। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो b²/4a² आएगा। ये वैल्यू जो आई है बेटा, सबसे पहले जो ये मिड टर्म है इसका हाफ करते हैं तो हाफ आएगा b/2a, बात समझ में आ गई। अब इसका जो है हम स्क्वायर कर लेते हैं, b²/4a², दोनों साइड में ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस b/ax और प्लस b² और अपान 4a² इज इक्वल टू -c/a और प्लस b² अपान 4a²। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक ये बन गया बेटा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये समझ में आ गया। इक्वल टू यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको b² अपान 4a² और -c/a। ये बात समझ में आ गई। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इधर है भाई, देखो ये है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या था, b² अपान 4a², b² अपान 4a² और -c/a। इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो एल से कितना आ जाएगा 4a² और इधर b² और -4ac। ये बात समझ में आ गई। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा, देखो ये ऐसे बना b/2a का होल स्क्वायर जाएगा इधर, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऐसे हो जाएगा ना। ये इसको स्क्वायर थोड़ा सा इसको कर देते, एक ही साथ कर लेते हैं इसको। देखो ये b/2a है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट b² माइनस 4ac और अपान 2a। तो इधर क्या बचा भाई x प्लस b/2a। अगर हम इसको उधर भेजें तो ये बन जाएगा x इक्वल टू -b/2a
और अब देखिए ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में कोई वैल्यू जाती तो अंडर रूट में प्लस माइनस होता है ना, b² माइनस 4ac और अपान 2a। तो इन दोनों का एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या आएगा 2a, तो यहाँ से माइनस b और प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, x की वैल्यू आ गई। इसको कहते हैं भाई कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब एक चीज़ तुमको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, वो ये, इसी को कहते हैं भाई क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं कि नहीं कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसी को क्या कहते हैं, फार्मूला, इसी को कहते हैं भाई त्रिधराचार्य फार्मूला। बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये जो आया है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ये बात समझ में आ गई। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना, जिसको अपन लोग ऐसे डी से नोट करते हैं, डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, इसको कहते हैं भाई डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या करते हैं भाई, ये कोई भी इक्वेशन रहती है तो उसका नेचर चेक करने के लिए अपन लोग लेते हैं ना, है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसका नेचर क्या है उसको चेक करने के लिए इस डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करते हैं। अब भाई इसमें एक चीज़ तुमको समझना है कि ये जो वैल्यू आई है, ये आई है, ये, इसको अपन लोग x इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस b प्लस अंडर रूट डी और अपान 2a, एक तो जीरो ये हो गया, दूसरा जीरो x इक्वल टू माइनस b और माइनस अंडर रूट डी और अपान 2a, ये दो जीरो हो जाता है। इसको यूज़ कहाँ करते हैं, जब कोई फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगता है किसी इक्वेशन में, तो वहाँ पर अपन लोग इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे समझो हमने एक रैंडम कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, x² प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 3 3 जा 9 और यहाँ पर 2 है, तो इसका फैक्टर नहीं होता है। तो अपन लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं भाई, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और अपान 2a। तो पुट करते हैं भाई, यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 9। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 की जगह फिर 2² 4 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 9, तो 9 36 हो गया और अपान 2 इंटू 1 की x की वैल्यू आ गई। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर 36 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 32, तो अंडर में 32 अपान 2। बात समझ में आ गई। अब इसका फैक्टर तो पॉसिबल है नहीं, है क्या, नहीं पॉसिबल है ना, या 16 इंटू 2 कर सकते हैं इसको, तो 4 बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -2 प्लस माइनस, यहाँ 4 अंडर रूट माइनस का 2 ले लिया हमने और अपान 2a। ये बात समझ में आ गई। तो अगर यहाँ से -2, यहाँ से 2 अगर कॉमन कर लें, यहाँ से 2 कॉमन कर लें, यहाँ से अगर 2 कॉमन कर लें तो ये क्या आ जाए -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस का 2 और अपान 2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, है ना। देखो तो x इक्वल टू क्या बच गया -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस का 2, तो यहाँ से दो वैल्यू निकल जाएगी, एक प्लस और एक माइनस, तो एक x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस 2 अंडर रूट माइनस का 2, और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू -1 और -2 अंडर रूट 2 माइनस 2। तो ये देखो दो जीरो हो गए। अच्छा एक चीज़ में है भाई, अभी तो हमने डिस्क्रिमिनेंट तो पढ़ा नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने कहा भाई नेचर, हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो सबसे पहले कोई भी फैक्टराइजेशन मेथड या कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने से पहले एक चीज़ में समझते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या समझते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले समझते हैं भाई, देखो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। इसको अपन लोग चेक करते हैं, ये क्या चेक करते हैं भाई, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चेक करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चेक करता है। पहले इसको समझते हैं, है ना। जैसे मान लो हमने अभी पिछला वाला क्वेश्चन लिया था x² प्लस 2x प्लस 9, है ना, x² प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमको अगर नेचर चेक करना है तो नेचर चेक करना है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको चेक करने पे क्या करेंगे भाई, रखो देखो तीन चीज़ होता है, डी
डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो। दूसरा होता है डी इज इक्वल टू जीरो। तीसरा होता है डी लेस देन जीरो। ये तीन होता है ना। तो पहले ये तीन समझते हैं। तो तीन समझते हैं, अगर डी इज लेस देन जीरो है तो इसका मतलब जो रूट्स होगा ना, जो रूट्स होगा वो पहली बात तो रियल होगा, ठीक है ना। रियल के साथ साथ अनइक्वल होगा। क्या होगा? अनइक्वल। व्हेन d is greater than 0 then roots will be real and unequal. When d is equal to 0 then its roots will be real and equal. बात समझ में आ गई। एंड थर्ड वन, d is less than 0 then roots will be real, not real, कॉम्प्लेक्स या इसे कहते हैं इमेजिनरी। आपको समझ में आ गया है ना। रूट्स रियल एंड इमेजिनरी। तो 10th में तो अपने को यही है, लेकिन आगे चल करके आपको कुछ चीज़ें और इसमें ऐड हो जाती हैं, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि तीन चीज़ क्या होती है ना। या इसी को कहते हैं भाई रूट्स आर इमेजिनरी या अनइक्वल भी हो सकता है ना। या इसी को अपन लोग बोलते हैं अनइक्वल या इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये बात समझ में आ गई है ना। कब? जब, फिर से बताता हूँ, नेचर फाइंड करते हैं, है ना। नेचर, सपोज d इज ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। d इज इक्वल टू जीरो देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, है ना। d इज लेस देन जीरो देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी या अनइक्वल, और कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेट इसी को कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नेचर, है ना। अच्छा, इसी में एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी। वो ये क्या समझनी पड़ेगी, है ना। ये तो पहली चीज़ होता है। ये कब होगा भाई? ये कब होगा, है ना, जब मान लेते हैं सपोज, ये कब होगा? सपोज a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन अगर इम्प्लीमेंट होती है तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब यहाँ पर हमने लिखा था x² + 2x + 9। इसका पहले रूट्स चेक करते हैं ना। नेचर क्या है? नेचर चेक करने का तरीका क्या होता है भाई? यही b² - 4 = चेक करते हैं भाई। तो b की जगह भाई 1 है तो 1 - 4 इंटू, है ना, AC, 4, 20, b की जगह b के प्लेस पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, और a की जगह पे 1 है और इंटू c की जगह पे 9 है। तो ये देखो 4 - 36, तो ये तो आ गया माइनस का 32, विच इज़ लेस देन जीरो। इसका मतलब जो इसका रूट्स होगा वो क्या होगा? रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। क्या होंगे भाई? कॉम्प्लेक्स होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें और एक चीज़ चर्चा करते हैं, ना। अगर मान लेते हैं बेटा, सपोज लेट्स A, B and C are belongs to rational number and rational number मान लेते हैं belongs to Q, ठीक है ना। एंड A नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा केस होता है तब क्या होगा? देन इसमें दो कंडीशन होती है। क्या होती है? देन पहली कंडीशन ये होती है कि इफ़ d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड d इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो जो इसके रूट्स होंगे ना, रूट्स जो होंगे वो कहता है भाई रूट्स आर अनइक्वल एंड रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन इसमें, इफ d इज ग्रेटर देन जीरो एंड d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर।
अगर मान लेते कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इरेशनल। बात आपको समझ में आ गई, इरेशनल रिजल्ट। ये बात समझ में आ गई, तीन चीज़ समझ में आ गई आपको, है ना। तो इसमें थोड़ा सा ये देखो, अगर मान लेते भाई d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर मान लेते हैं एंड द वे किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि d इज एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, तो जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे और उसके साथ वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। अगर d इज ग्रेटर देन और d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन रूट्स आर इरेशनल नंबर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, नेचर के बारे में, नेचर कैसे इसका निकला हुआ है ना। आपको नेचर समझ में आ गया होगा कैसे नेचर इसका निकला हुआ है ना। यहाँ पर क्यों क्या है भाई, रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर। वेयर, यहाँ लिख लेना भाई, वेयर क्यू इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है भाई, एनी नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, देन इट्स विल बी अ रैशनल नंबर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने बताया चार चीज़ बताया ना। पहला क्या बताया भाई कि अगर मान लेते भाई अपने को नेचर चेक करना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी विल फाइंड द नेचर। हाउ टू फाइंड, if d is greater than 0 then roots will be real and equal, if d is equal to 0 then roots will be real and equal, and d is less than 0 then roots will be complex or imaginary and unequal. Suppose this condition will be happen when abc belongs to real number and a not equal to 0, है ना। let's say an example, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि सपोज करो ए बी सी इज एक रेशनल नंबर, है ना, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो उसमें दो कंडीशन बनती, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन रूट्स आर अनइक्वल एंड रेशनल नंबर, है ना। इफ, तो दूसरी कंडीशन क्या आती है, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन रूट्स आर इरेशनल रिजल्ट, है ना। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलो थैंक यू।